पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग होती है वो वेलफेयर के लिए होती है, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, नेशन के वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए होती है, और जनरली इसको कोई एनजीओ या गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है। तो फर्स्ट पार्ट को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कोई विज्ञापन चलाया जा रहा है, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, टीवी पे कोई आ रहा है। अभी आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन साहब आते हैं, पल्स पोलियो के लिए विज्ञापन चलाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को 2 बूंद जरूर पिलाएं पल्स पोलियो की। साथ ही साथ अभी कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर ड्राइव चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टीवी पे जब आप कभी किसी को कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सारे के सारे जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन हैं वो इसलिए रन करे जाते हैं कि वो सोसाइटी का वेलफेयर करें, ताकि सारे लोग स्वस्थ रहें, देश में किसी भी बच्चे को पोलियो ना हो, और बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनर्जी को कंजर्व करें। इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। इसमें जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है वो स्टेट होता है। स्टेट मतलब हमारा देश, सरकार, या फिर कोई एनजीओ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, वही पैसे खर्च करता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम लोग एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, मेन कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? द एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को समझते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पूरा कोर्स एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का इसी स्लाइड में समाहित है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, नोट कर लिया, रिवाइज किया, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जब भी कभी हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वी नीड टू strategize our campaign. We need to make strategy regarding our advertisement campaign. तो हमें सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होती है। जो स्ट्रेटजी होती है उसमें सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे अपने, हमारे जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसके बेस पे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों को सेल्स बढ़ानी है, मार्केट शेयर गेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है। इस तरह से बहुत सारे ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन। तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने का मकसद ब्रांड की इमेज को एनहेंस करना, मार्केट शेयर को गेन करना, ब्रांड की ओवरऑल कंपनी की पॉजिटिव इमेज को बताना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई वैल्यू एडिशन करी है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, आपने अपने मॉडल को अपग्रेड किया है, कोई नए फीचर्स को ऐड किया है, या आप किसी अपने प्रोडक्ट को वापस कॉल करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं उसको वापस ठीक करने के लिए, इसके लिए भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, कोई अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड में आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, उसकी विड्थ या डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की जो ऑफरिंग है आपकी, उसके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। तो ये क्या है कि जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं एडवर्टीजमेंट की तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, मान लीजिए कि हमें मार्केट शेयर गेन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बजट क्रिएट करेंगे, बजट बनाएंगे। और बजट में और कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं। पहला मैटर ये करता है फैक्टर कि आपके कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर रहे हैं, फिर आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका नेचर क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस को आप ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो बजट होता है वो इस बात पे डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट पे कितना पैसा पड़ा है, आपके पास पैसा कितना है, रोकड़ा कितना है। आप बजट तो बनाना चाहते हैं 100 करोड़ का कैंपेन चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास 10 लाख ही है, तो फिर आपको उसी गेम में काम चलाना पड़ेगा, आपको अपने मोड को चेंज करना पड़ेगा। आप टीवी में जा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में जा रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़े। तो पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम बजट सेट करते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या मैसेज देना है ये हम डिस्कस करते हैं अपनी मीडिया एजेंसी के साथ बैठ के। फिर मीडिया एजेंसी हमें ये सजेस्ट करती है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से आप ये वाले मीडिया को चूज़ करिए, इस मीडिया को चूज़ करिए अपने मैसेज को प्रमोट करने के लिए। कौन से मीडिया को? मतलब टीवी पे देना है, आपको न्यूज़पेपर पे देना है, मैगजीन्स पे देना है, होर्डिंग्स लगवानी है,
रेडियो पे देना है, तो आपको किस तरह से अपने विज्ञापन को चलाना है। तो ये आपको आपकी मीडिया एजेंसी बताती है कि क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, किसमें आप सबसे कम पैसे खर्च करके सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपने स्ट्रेटजी बना ली। अब ये स्ट्रेटजी बनाने के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। आपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, यानी आपने कैंपेन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब आपने कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उसका असेसमेंट कि जो हमने कैंपेन स्टार्ट किया उससे क्या कंक्लूजन निकला, उसके रिजल्ट्स क्या रहे। असेसिंग एट इफेक्टिवनेस कि जो आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया वो कितना इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं चलाया था उस समय आपकी 10 लाख रुपीस पर मंथ की सेल्स हो रही थी। आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया, उसमें आपने 1 लाख रुपए का बजट खर्च किया, 1 लाख रुपए स्पेंड किए, और अभी आपकी जो टोटल सेल्स है वो बढ़ के 10 लाख की जगह 15 लाख हो गई। यानी आपने 50% का मार्केट शेयर गेन कर लिया, अपने एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को 50% से बढ़ा लिया। आपका खर्चा कितना आया, 1 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख रुपए से आपने सेल्स एक्स्ट्रा कर ली। अच्छा, अब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैंपेन चलाया और आपकी सेल्स बढ़ के 10 की 11 लाख हुई, या आपका रेवेन्यू सिर्फ 1 ही लाख से बढ़ा और 1 लाख रुपए आपका खर्च हो गया। तब भी आप सोच सकते हैं कि चलिए ठीक है, रेवेन्यू 1 ही लाख बढ़ा, मतलब हम ब्रेक इवन पे रहे, हमारे जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन बहुत सारे लाखों लोगों तक हमारी ब्रांड की रिकॉग्निशन पहुंच गई। लेकिन मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च की और आपका रेवेन्यू सिर्फ 50,000 रुपये ही बढ़ा, तो यहाँ पे लॉस है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटजी में फॉल्ट है। हम लोग क्या कोई दूसरा मैसेज बना सकते हैं, कोई दूसरा मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एफएम पे चला रहे हैं तो क्या हम न्यूज़पेपर पे आ जाएं, क्या हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, क्या हम यूट्यूब पे कैंपेन चला सकते हैं। मतलब आपको एक बार वापस एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, क्योंकि हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसके कंपेरिजन में हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है कैंपेन का। यानी कि जब हम ऐड की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा, फिर से अपने वेंडर के साथ बैठना पड़ेगा, जो आपको सर्विस दे रहा है एड एजेंसी के साथ बैठना पड़ेगा, और फिर से एक बार आपको अपने कैंपेन को रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर आपका सक्सेसफुल रन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें देख सकते हैं कि और क्या इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं और कैसे और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पे जंप करते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इस स्लाइड से सीख सकते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, ये कुछ 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे हमें एडवर्टीजमेंट कैंपेन को रन करना पड़ता है। हु का क्या मतलब हुआ, मतलब आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपकी टारगेट मार्केट कौन है, आप किसको अपना सामान या सर्विसेज बेचना चाहते हैं। हु में आएगा स्पेसिफाइड टारगेट मार्केट, किसको टारगेट कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले सेरेलैक है तो उसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, वो बेबी फूड बनाता है सेरेलैक, वहाँ पे उसका वो टारगेट मार्केट है। उसके हिसाब से उसको अपने कैंपेन चलाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उसको अपने मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उसको सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो एम्फेसिस द फीचर्स एंड बेनिफिट टू बी। अब देखिए व्हाट, हु में आएगा आप किसको सर्व कर रहे हैं, व्हाट मतलब आप क्या सर्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या बेसिकली क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें आएगा एम्फेसिस द फीचर्स एंड बेनिफिट टू बी एम्फेसाइज एंड द इमोशंस टू बी इवोक्ड, गोल ऑब्जेक्टिव्स that need to be accomplished at the present stage in a brand life cycle। बेसिकली इस वाले स्टेज में आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है उसका गोल क्या है, और गोल आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे चल रहा है। मतलब अभी आपने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो उसके हिसाब से थोड़ी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलानी पड़ेगी। हो सकता है आपको उसके साथ साथ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करना पड़े और थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अगर आपका ग्रोथ फेस में है तो उसमें थोड़ा सा दूसरा एडवर्टीजमेंट कैंपेन स्ट्रेटजीज के लिए दूसरी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट सैचुरेशन में आ गया है, मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एकदम पीक पे आ गया है, अब आपको मार्केट शेयर को मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि वो वहाँ से डिक्लाइन पे ना जाए, तो वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी लगेगी, वहाँ पे आपको रिमाइंडर एड्स देने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग
चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। ये डिपेंड करेगा कि व्हाट आप हु में टारगेट मार्केट कौन सी है और व्हाट आप क्या करने जा रहे हैं। वेयर मतलब कहाँ करेंगे, जोग्राफिकल की लोकेशन क्या है आपकी मार्केट की, मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में सर्व करते हैं, आप पंजाब में ज़्यादा अच्छे से पॉपुलर हैं, आप राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को सर्व करना जा रहे हैं। तो मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, किस लोकेशन को मुझे एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कपड़े बनाते हैं जो बहुत ठंडी जगहों में पहने जाते हैं, तो आपको उन कंट्रीज़ को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे ठंड रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाने कोशिश आप गल्फ कंट्रीज़ में टारगेट करेंगे या कहीं ऐसी जगह टारगेट करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से, आपकी सर्विस के नेचर के हिसाब से आपको अपनी जोग्राफिकल लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ सर्व करना। हो सकता है कि आप सबसे पहले एक आपने रेस्टोरेंट को ओपन किया जो पंजाबी फूड ऑफर करता है, तो पंजाबी फूड ऑफर करता है तो डेफिनेटली पंजाब में तो चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा अब आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि और कहाँ पे हो सकता है, तो नॉर्थ इंडियन भी पसंद करते हैं। आप राजस्थानी फूड ऑफर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आपको ओपन करना है, राजस्थान में तो करना ही करना है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन चूज करेंगे। आपको पूरी दुनिया में ऐड नहीं रन कराना है, पूरे देश में कैंपेन नहीं चलानी है। आपको अपने कंपनी की साइज के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के नेचर के हिसाब से टारगेटिंग करनी है कि मुझे किस लोकेशन को पहले कैंपेन चला के वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना है, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। फिर व्हेन, कब करना है, कौन से सीजन में करना है। मान लीजिए आप विंटर वेयर्स बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं, एक फैक्ट्री है आपकी, तो आपको करना क्या है कि आपको ठंड शुरू होने के पहले अपने कैंपेन को स्टार्ट करना है। और जब इस समय का जो टाइम चल रहा है, फरवरी वाला टाइम चल रहा है, तो इस समय ठंड जो है वो डिक्लाइन होने लगती है। तो इस समय क्या है, अब आपको सेल वगैरह लगानी है। क्यों? क्योंकि सेल इसलिए लगानी पड़ेगी कि आपने जो एक्स्ट्रा माल बना लिया है उसको आपको निकालना है। क्योंकि आप अगर उसको एक्स्ट्रा जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज अगर क्रिएट कर ली, अगर आपको उसको एक साल होल्ड करना पड़ा तो ये बहुत ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसमें, और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी, उससे आपको बहुत नुकसान भी होगा। तो इसलिए आपको करना कि आप पैसे भी फंसे रहेंगे आपके। तो आपको करना क्या है कि सेल लगा के 50% ऑफ दे के, 60% ऑफ दे के आपको तेज़ी से अपना माल निकाल देना है। अगर रह गया है तो, अगर पहले से कंज्यूम हो गया देन वेल एंड गुड है, अगर रह गया है तो उसको आपको निकाल देना है। तो आपको ये देखना है कि आपको ये सब सारी चीज़ें कब करनी है, व्हेन, सीज़न क्या है आपका। ठीक है, जैसे किसी लोगों का कोई मैरिज लॉन्च चलाते हैं तो उसका शादियों का एक सीज़न अलग आता है, अलग चल रही होती हैं। किसी का जो है वो स्पोर्ट्स वियर का बिजनेस है, तो वो जब कोई सॉकर का वर्ल्ड कप आता है, जब कोई क्रिकेट सीरीज चल रही होती है, जब आईपीएल चल रहा होता है, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो उसकी डिमांड आती है प्रोडक्ट की। तो यानी कि हर एक का सीज़न आता है, तो सीज़न के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हाउ ऑफ्टन, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी एडवर्टीजमेंट की। मतलब आप हर दिन ऐड दिखाना चाहते हैं, आप हर घंटे में ऐड चलाना चाहते हैं, आप हर चैनल में चलाना चाहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर चैनल में चलाना चाहते हैं, आप 5 में चलाना चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भी किसी को विज्ञापन ना दिखा दें कि वो इरिटेट हो जाए, बार बार एक ही चीज़ का विज्ञापन आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ का विज्ञापन आएगा तो वो आपका चैनल चेंज कर देगा। अगर आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन अट्रैक्टिव होगा, अच्छा लगेगा, कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो हमें देखने में मज़ा आता है, हम चैनल चेंज नहीं करते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी अप्रोप्रिएट होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन्हीं चैनल्स पे अपना ऐड चलाएं जहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस हो, और प्लस हम फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट रखें, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बहुत कम कर देंगे तो लोग भूल जाएंगे ब्रांड के बारे में, और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, ये पांचों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बजटिंग कंसिडरेशंस, आप देखिए इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली है इसी लेक्चर में, कि जब भी हम बजट बना रहे होते हैं तो उसको 2-3 पॉइंट को जरूर कंसीडर करते हैं। हमारे एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह ग्रोथ फेज में है, वो मैच्योरिटी फेज में है, हम अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, हम जनरली एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं,
हम लोगों को प्रोडक्ट एडिशन के ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं, हम कोई ऑफर देना चाहते हैं, हम कोई सेल्स कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटिटर कितना स्पेंड कर रहा है एड कैंपेन में। फिर उसके बाद मनी कितनी अवेलेबल है, ठीक है, हाउ मच मनी इज अवेलेबल, हमारे पास कितना पैसा है, सो दैट कि हम सक्सेसफुली कैंपेन रन कर पाएँ। क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज, मैसेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको करना क्या है कि एक जनरल मैसेज क्रिएट करना है, ठीक है। फिर कंसेप्ट क्या होगा, हमें अपना जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना है वो मीनिंगफुल हो, डिस्टिंक्टिव हो, बिलीवेबल हो, ऐसा कुछ कैंपेन चलाएं कि लोगों का हमारे ब्रांड में ट्रस्ट जनरेट हो। इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब हो गए, आमिर खान हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इस तरह के लोगों को हायर करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मार्केट में पॉजिटिव इमेज बनी हुई है। सब लोग जानते हैं कि आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, ये लोग जो है वो उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो उनको लगेगा ठीक है, मतलब थोड़ा सा एथिकल वाला सीन इनसे मैच करता है। सचिन तेंदुलकर को लोग बहुत एथिकल मानते हैं। तो इस तरह के अगर हम लोग पॉजिटिव ब्रांड लेके आते हैं, पॉजिटिव ब्रांड एम्बेसडर लेके आते हैं, तो उससे हमारे कंपनी के बारे में ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक बार सब प्राइम क्राइसिस के समय आईसीआईसीआई बैंक को प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों सारे इन्वेस्टर्स ने उससे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बैंक को बचाने के लिए कुछ ऐसे कैंपेन चलाए थे कि हमारा बैंक सेफ है। उन्होंने अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को हायर किया जिनकी पॉजिटिव इमेज है, जिनकी बात लोग सुनते हैं। तो उससे फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश करी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को, कि आप अपने पैसे को विड्रॉ ना करें, आपका पैसा यहाँ पे सेफ है। तो यानी कि आपको करना क्या है, जब भी आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएंगे तो आपका जो ऐड है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सब एक ही जैसे नहीं, लकीर के फकीर की सबने एक ही लीग पे बना दिया। आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्रिएट कर रहा हो, थोड़ा इमोशंस को टच करे, ताकि लोग उसमें इन्वॉल्व हों। और वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें, कंसेप्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट हिडन हो, लोग अपने आप समझ जाएं कि अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन हो रहा है और आपने उसका नाम भी नहीं लिया। जैसे ऐसे करके बहुत सारे एड कैंपेन चलाए गए हैं। मैं आपको आगे चल के उनको दिखाऊंगा, वीडियो उनके ऊपर दिखाऊंगा कि ऐसे कैसे कैंपेन उन्होंने चला रखे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी बनाई है, कुछ इमोशंस को टच किया है और लोगों को वो एड कैंपेन बहुत अच्छे लगे। और उस कैंपेन को चलने के बाद कंपनी की सेल्स में ड्रास्टिक जंप आया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई। तो उसके बाद जब आप ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन फ्रेम कर लेते हैं तो आप उसको रन करा देते हैं और आपका जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उससे फीडबैक लेते हैं। मीडिया सिलेक्शन, जनरली जो हम लोग व्हीकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना कैंपेन रन करने के लिए, मैंने आपको बताया कि वो बहुत आपको सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको टीवी पे देना है कि न्यूज़पेपर पे देना है कि आपको सोशल मीडिया पे देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ऑनलाइन बैंक अकाउंट को प्रमोट करना है, तो अभी आप क्या करेंगे, आप उसका न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं देंगे, आप उसको टीवी पे ऐड नहीं देंगे। अगर आप उसके जो ऐड को किसी वेबसाइट पे डालें, इकोनॉमिक टाइम्स में, मनी कंट्रोल में, जो फाइनेंस की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं, जहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं, जहाँ पे कुछ पैसे वाले लोग इन्वेस्टर्स विजिट करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे उसका लिंक डालें, बैनर बना दें, उस पर क्लिक करके आप इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लें और उसके बाद कॉल करके जो आपका टेलीकॉलर होगा, जो आपकी टीम होगी, वो उससे फाइनली क्लोज कर लेगी डील को। या उसी में सारा ऑप्शन होगा, लिंक होगा, उसमें क्लिक करेगा, अपनी डिटेल फिल करेगा, आधार नंबर डालेगा, पैन नंबर डालेगा, उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा विज्ञापन, हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है, उसके बेस पे हम इसको कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं, मतलब कौन सा व्हीकल चूज करें। हमें इसको टीवी पे देना है, हमें इसको न्यूज़पेपर पे देना है, हमें इसकी होर्डिंग्स लगानी है, हमें इसको ऑनलाइन चलाना है। एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ट्रेडिशनल में क्या आते हैं? टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब पुराने मेथड हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे। टेलीविज़न चैनल धीरे धीरे ऑब्सलीट हो रहे हैं, लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं। बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लोग मोबाइल और ये सब नहीं चला पाते हैं, वही लोग देखते हैं। रेडियो भी लोग कम देख रहे हैं अब इस समय, न्यूज़पेपर भी कम हो रहा है, मैगजीन्स पढ़ना भी लोगों ने कम कर दिया है, बुक्स पढ़ना भी कम हो रहा है। इसकी जगह लोग क्या कर रहे हैं? ई बुक्स पढ़ रहे हैं, ई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, ई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, रेडियो की जगह वो ऐसे चीज़ें देख रहे हैं जिसमें वो अपने मन से चूज कर पाएँ कि उनको क्या सुनना है। रेडियो में तो अपने आप चलाते रहते हैं लाइन से। टेलीविज़न की जगह लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी मर्जी का प्रोग्राम देख पाएँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेल, बिल बोर्ड, ये सब सारे के सारे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, जो थोड़ा सा हम इसको मान सकते हैं कि तो ये आपका मॉडर्न है, जिसको डिजिटल मीडिया भी कह सकते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, इंटरेक्टिव वीडियोस, माइक्रो वीडियोस, वीडियोप्रेन्योर्स, ये सब सारी चीज़ें आजकल बहुत ग्रो कर रही हैं। तो ये आप मान सकते हैं डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्यूचर यही है, आगे चल के इसी में अच्छा काम होना है। तो आप लोग जिनका भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो वो डिजिटल मीडिया का जो कोर्स होता है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह सिखाई जाती है, वो कोर्स अगर करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। उसके बाद अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम चलाते हैं, उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन का इफेक्टिवनेस क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने एक महीने में 10 लाख की सेल्स करी है, आपका रेवेन्यू 10 लाख रुपए का है, और आपने एक कैंपेन चलाया जिसमें 1 लाख रुपए आपने खर्च किया और आपका रेवेन्यू 15 लाख हो गया, तो मतलब आपको 4 लाख का फायदा हुआ उस कैंपेन को चलाने का, यानी कि उसको चलाना वर्थ है। फिर लेकिन अगर आपको 10 लाख का 11 लाख रुपए हुआ रेवेन्यू बढ़ के और 1 लाख रुपए आपको खर्च हो गया, फिर भी आप एक बार को सोच सकते हैं कि चलो ब्रेक इवन हुआ, लेकिन अवेयरनेस फैल गई। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किया और आपको 1 लाख से कम की सेल्स मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो फिर आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को, और ब्रेक इवन वाले को भी रिव्यू करके थोड़ा सा ऐसा होना है कि प्रॉफिटेबल हो। हम अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट तो निकले उसमें हमारा। इस तरह से हम उसकी इफेक्टिवनेस जरूर चेक करेंगे। जब भी हम कोई कैंपेन चलाएंगे तो कैंपेन चलाने के बाद हम ये जरूर चेक करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है, हमें कितना रेवेन्यू बढ़ के मिल रहा है। तो इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस एंड रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, तो यही मैंने आपको बता दिया मेथड कि कैसे मेथड उसको कैलकुलेट करना है। कम्युनिकेशन इफेक्ट्स इंडिकेट्स वेदर द एड एंड मीडिया आर कम्युनिकेटिंग एंड एड मैसेज वेल एंड शुड बी टेस्टेड बिफोर और आफ्टर द एड्स रन। जब भी हम कोई कैंपेन चलाने जा रहे हैं तो उसके पहले और बाद में हमें अपने मैसेज को, अपने मीडिया को एक बार टेस्ट करते रहना चाहिए, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते रहना चाहिए, उसको बार बार जांचते रहना चाहिए कि क्या इसमें सुधार हो सकता है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी कभी कोई गलत एड रन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा नैनो ने अपनी जो पोजीशनिंग करी थी वो गलत कर दी थी। उनकी एड कैंपेन में ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि ये बहुत सस्ती कार है, तो चीपेस्ट कार, सस्ती कार, लकटकिया कार, ये वाली इमेज बन गई। तो इससे क्या हुआ कि उनका ब्रांड ग्रो होने की जगह बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ब्रांड, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कैंपेन ही गलत चली गई, उसका जो पोजीशनिंग है वो गलत हो गई पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियां ना हो। सेल्स एंड प्रॉफिट इफेक्ट्स, पास से हम ये देखेंगे कि जो पास में हमारी सेल्स और प्रॉफिट हो रहे थे और एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने के बाद वो बढ़े कि नहीं बढ़े। अगर नहीं बढ़े तो मतलब हमें अपने स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या होता है। एसटीपी मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, एसटीपी, सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग, पी फॉर पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप पूरी ब्रॉड मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, ताकि आप उसको बेटर सर्व कर पाएं, आप अच्छी तरह से उनको सर्विस दे पाएं। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, टारगेटिंग भी मोर एवर ऐसा ही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशनरी बनाते हैं, तो स्टेशनरी बनाने में हिंदुस्तान में मान लीजिए कि 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्टेशनरी यूज कर सकते हैं, मतलब उस एज में है। लेकिन आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? आपका टारगेट ऑडियंस ये कि आपने ये देखा कि आपकी जो स्टेशनरी है उसकी कॉस्ट इतनी है, तो इसके हिसाब से इंडिया में किस इनकम ग्रुप के माता पिता अपने बच्चे को ये स्टेशनरी परचेज करके दे सकते हैं, तो वही बच्चे आपका टारगेट ऑडियंस होंगे। आपको सिर्फ वही कैंपेन चलानी है जो उन तक पहुंचे। जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या जो उससे बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम या बहुत उससे महंगी वाली स्टेशनरी कंज्यूम करते हैं, वो दोनों लोग आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे। तो आपके पास आपका टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस इनकम ग्रुप से इस इनकम ग्रुप का, इस जेंडर का, इस एज ग्रुप का और इस डेमोग्राफी का, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का ही बंदा
जो कंज्यूमर है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। आपको अपना टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसको हमें बेचना है। ये चूज करने में आपने गड़बड़ करी अगर, तो आपका मार्केट शेयर आपके हाथ से फिसल जाएगा। पोजीशनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टाटा नैनो की पोजीशनिंग में गड़बड़ हो गया। उन्होंने जो पोजीशनिंग कर दी, एडवर्टीजमेंट कैंपेन जब चलाते हैं तो कोई ना कोई पोजीशनिंग बिल्ड होती है आपके प्रोडक्ट की, तो पोजीशनिंग को ध्यान में रख के ही हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो टाटा नैनो ने क्या पोजीशन कर दिया अपने आप को कि सस्ती कार, चीपेस्ट कार, तो वो वर्ड इंडियंस को अच्छा नहीं लगा। अगर किसी ने नैनो खरीदी, अरे चीपेस्ट कार है, सस्ती कार है, लखटकिया कार है, इस तरह से उसको थोड़ा सा लगने लगा कि यार मैं गरीब हूँ क्या, और मेरे पास पैसे कम है क्या, तो ये वाली पोजीशनिंग हो गई। तो लोगों ने फिर उसको परचेज करना बंद कर दिया। लोग, घर वाले मना करते थे, अरे नैनो मत परचेज करना, उसकी इमेज अच्छी नहीं है। मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन पोजीशनिंग रॉन्ग हो गई। तो रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एक पोजीशनिंग का एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोला ड्रिंक्स हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप। इसमें से जो थम्स अप की पोजीशनिंग है वो है आपका, जब वो जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं उसमें वो बोलते हैं टेस्ट द थंडर, कुछ तूफानी करते हैं, और इसके लिए वो जो ब्रांड एम्बेसडर चूज करते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। जैसे सलमान खान को चूज कर लिया, कुछ ऐसे ऋतिक रोशन को चूज कर लिया, ठीक है, इस तरह के लोग वो मॉडल्स को चूज करने की कोशिश करते हैं। टाइगर श्रॉफ को चूज कर लिया जो थोड़ा मैचो लुक वाले हों, थोड़ा स्ट्रांग हो, ताकि वो फीलिंग ये दे कि पोजीशनिंग हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग लोगों के लिए है, यूथ के लिए है। तो उन्होंने पोजीशनिंग ही ऐसे करके, उसके सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे ही आते हैं, सलमान खान आएंगे, पूरा वो कुछ धूम धड़ाका कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आए, पूरा वो कंटेनर उठा ले गए, इस तरह से कुछ तूफानी वाला ऐड बनाते हैं वो लोग। तो उसकी पोजीशनिंग ही उस तरह से करी गई है कि स्ट्रांग है, तूफानी ड्रिंक है ये। तो ये पोजीशनिंग होती है, इसकी वजह से वो इस समय कोला ड्रिंक के मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो थम्स अप का जो मार्केट शेयर है वो पेप्सी, कोका कोला और तीनों में सबसे ज़्यादा है। और ये अलग बात है कि कोका कोला का ही ओनरशिप है थम्स अप का पास, यानी थम्स अप कोका कोला का ही ब्रांड है। पहले वो पार्ले का ब्रांड था, लेकिन पार्ले से थम्स अप ने इसको परचेज कर लिया था। लिम्का, थम्स अप एंड गोल्ड स्पॉट, ये तीनों ब्रांड्स पार्ले के पास थे, जिसको बाद में कोका कोला ने जब इंडिया में आई तो उन्होंने इससे परचेज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग। तो ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग अगर क्लियर है आपके दिमाग में, तभी आप अपने बिजनेस को भी अच्छे से रन करा सकते हैं। और तभी अगर आप एज ए एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी की मार्केटिंग टीम में है, एडवर्टाइजिंग टीम में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, अगर आपको ये 3 कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना जॉब में ग्रो कर पाएंगे, ना ही कभी आप अपनी कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुनिएगा और इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ताकि आपको पूरे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, आप अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रमोशनल मिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Combination of promotional tools used to reach the target market and fulfill the organizational overall goal. प्रमोशनल मिक्स क्या होता है? हम लोग जितने भी प्रमोशनल टूल्स हैं उनको सबको कंबाइन कर दें, ताकि हम अपने टारगेट मार्केट तक, टारगेट ऑडियंस तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं और उसकी नीड को फुलफिल कर सकें, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकें। यानी जितने भी प्रमोशनल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, हम सबको एक साथ अप्लाई कर दें, ताकि हम मैक्सिमम रेवेन्यू गेन कर पाएं, मैक्सिमम शेयर गेन कर पाएं, सेल्स को मैक्सिमाइज कर पाएं, जो भी हमारा गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको फुलफिल कर पाएं। अवेयरनेस फैलाने का गोल है, कंपनी की पॉजिटिव ब्रांड को क्रिएट करने का गोल है, जो भी गोल हो उसको हम अचीव कर पाएं। तो उसके लिए इसको कहते हैं प्रमोशनल मिक्स। तो ये प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं? प्रमोशनल टूल्स होते हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, वर्ड ऑफ माउथ, डिस्काउंट देना, सेल्स चलाना, ये सब सारे के सारे क्या है, प्रमोशनल टूल्स हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स को एक साथ कंबाइन करके हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल मिक्स। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। अच्छी पब्लिक रिलेशन, अच्छी ब्रांड इमेज। अगर पब्लिक रिलेशन या ब्रांड इमेज अच्छी होगी आपकी, लोगों के दिमाग में आपके जो ब्रांड है उसकी पॉजिटिव इमेज होगी, तो वो आपके प्रोडक्ट को भरोसे के साथ परचेज करेंगे और उसको बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि कई सारी कंपनियां क्या करती हैं
कि वो हॉस्पिटल्स चलाती हैं, स्कूल्स ओपन करती हैं। जैसे आपने देखा होगा आईटीसी का जब रजिस्टर आप परचेज करते हैं क्लासमेट वाला, तो उसमें पीछे लिखा रहता है कि जब आप ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो इससे 1 रुपये 2 रुपये गरीब बच्चों की एजुकेशन पे जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया। वो CSR एक्टिविटीज़ चलाती हैं, ट्री प्लांटेशन पे काम करती हैं, पोल्यूशन को कम करने पे काम करती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करती हैं। तो इस तरह की वो जो कैंपेन तरह तरह की चीज़ें चलाती हैं, वो क्या करती हैं, पब्लिक के सामने अपने ब्रांड की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश करती हैं ताकि लोग भरोसे के साथ उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। लाइक टाटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेल्स प्रमोशन टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सेल्स प्रमोशन मेथड क्या होते हैं? कूपन्स, फ्री कूपन्स देना, न्यूज़पेपर पे निकाल दिया आपने। जैसे आप जोमेटो के लिए खरीदते हैं तो उसमें कूपन आते हैं 30% ऑफ, पेटीएम पे खरीदेंगे तो 100 रुपये कैशबैक, तो कूपन्स देता है ताकि लोग और ज़्यादा बाई करें। उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम 500 की परचेज। अब आपको 200 रुपये का खाना मंगाना था, लेकिन अब उसमें कूपन लगा हुआ है कि 500 पे 30% का ऑफ मिलेगा। तो अब आपने क्या कर दिया, जबरदस्ती और एक और सब्जी ऐड कर लेते हैं, एक और रोटी ऐड कर लेते हैं, कुछ खीर ऐड कर लेते हैं। ऐसे करके आपने जबरदस्ती बिल बढ़ाया ताकि हमें वो कूपन का एडवांटेज मिले। तो इस तरह से लोग सेल्स बढ़ाते हैं। तो वो कूपन देते हैं ताकि लोग अपनी सेल्स को बढ़ाएं। ठीक है, गिव अवेज करते हैं कि आप इतना अगर सामान खरीदेंगे, जैसे आप बिग बाजार में जाइए तो कहते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा तो आपको 500 रुपये का कूपन मिलेगा, आपको गिव अवे मिलेगा, आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। इस तरह से वो और आपकी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपका सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जगह जगह ट्रेड शो लगाए जाते हैं, कुछ पार्क में, कुछ बड़े बड़े थिएटर्स में, ऑडिटोरियम में ट्रेड शो लगाए जाते हैं ताकि लोग वहाँ घूमने के पर्पज से आए और जब आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ लेके जाएंगे, उनको कुछ नए ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये जो जनरली जो बड़ी बिजनेस हाउसेज होती हैं वो बड़े बड़े ट्रेड शो लगाती हैं। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में बहुत बड़े बड़े ट्रेड शो लगते हैं, और अगर आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर वहाँ पे जाइएगा और जरूर देखिएगा, उससे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत तरह के ट्रेड शो लगते रहते हैं, कॉन्टेस्ट चलाते हैं, फ्री बीज देते हैं, फ्री सैम्पलिंग देते हैं। आपको जैसे कि यूट्यूब चलाता है, ये यूट्यूब प्राइम, ठीक है, सॉरी अमेजॉन प्राइम चलाता है, और आपका यूट्यूब क्या करता है, अगर आपको अपने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है तो आप उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आप उसने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आपको एक छोटा अमाउंट पे करना होता है 129 रुपीज़ पर मंथ का, और आपके जो वीडियो होते हैं उसमें ऐड नहीं आते हैं। तो इस तरह से वो अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं। तरह के टूल्स है ये, तो ये पॉपुलर टूल्स हैं जिससे अब वो कंज्यूमर की सेल्स को प्रमोट करते हैं। ये बाय 1 गेट 1 फ्री कर दिया, ठीक है, ऑफर्स चला दिया। तो ये सब सारे के सारे चीज़ें इसलिए करी जाती हैं ताकि हमारा वॉल्यूम बढ़े, लोग और ज़्यादा परचेज करें। और जब आपका प्रोडक्ट बल्क में बिक रहा होता है तो आप अपने जो वो होते हैं वेंडर्स होते हैं, जो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होता है, उससे भी बहुत सस्ते दाम पे चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं। डी मार्ट इसी के ऊपर काम करता है, वॉलमार्ट इसी के कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, बहुत बल्क में परचेज करती हैं ताकि उनको बहुत सस्ता पड़े, फिर उसको सस्ता करके बेचती हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दुनिया में। अगर आपको ग्रो होना है तो उसके पास आपके पास 2 स्किल्स होनी चाहिए, एक तो पर्सनल स्किल्स, ठीक है, और दूसरा सेलिंग स्किल्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और आपके पास सेलिंग स्किल्स होती हैं। अगर आपके पास ये 2 स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपको बुलंदी पे पहुंचने से, अल्ट्रा सक्सेसफुल होने से, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनल सेलिंग और आपका जो HR स्किल्स हैं, मतलब जो आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, ये अगर अच्छा है और आपके पास सेलिंग स्किल्स है तो बहुत फ़ायदा मिलता है। जनरली पर्सनल सेलिंग कहाँ इस्तेमाल होती है? पर्सनल सेलिंग इस्तेमाल होती है जनरली जब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, कुछ बड़ा प्रोडक्ट होता है, कोई महंगा प्रोडक्ट होता है, तो उस समय पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा होता है मार्केट में, उसके फीचर्स बताने होते हैं, जैसे जिलेट करता है कि पर्सनल सेलिंग के लिए लोगों को डोर टू डोर भेजता है, या फिर जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं, कोई महंगा फ़ोन खरीदने जाते हैं जिससे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक सेल्समैन आता है, वो आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, आपको उस गैजेट के बारे में डिटेल में बताता है। कोई आप मॉनिटर खरीदने जा रहे हैं, कोई आप LED TV खरीदने जा रहे हैं, तो वो आपको आएगा, पूरे फीचर्स बताएगा, डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा, देखिए इसमें ये, इसका रेजोल्यूशन ये है, इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है, इसकी इंटरनल स्टोरेज इतनी है, इसका स्क्रीन साइज इतना है, इसमें ये SSD लगी हुई है, सारी चीज़ें डेमोस्ट्रेट करके बताता है, डिटेल में बताता है। तो पर्सनल सेलिंग
जनरली उन सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है जो प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में तो यही इस्तेमाल होता है, उसमें फिर वो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। पर्सनल सेलिंग अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और जिसके अंदर पर्सनल सेलिंग किसके स्किल है, सेलिंग स्किल्स है और उसका एटीट्यूड अच्छा है, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। अंतिम कुछ स्लाइड्स बची हुई हैं, दो तीन स्लाइड जल्दी से खत्म करते हैं इसको। व्हाट एडवर्टाइजिंग कैन डू, एडवर्टाइजिंग क्या क्या कर सकती है। पहली बात, जो हमारे मैच्योरिटी फेज पे प्रोडक्ट आ गए हैं उनको रिमाइंड करती रहेगी टारगेट ऑडियंस को, ताकि वो कंटिन्यूअसली बाई करते रहें प्रोडक्ट को। रिमाइंडर एड कौन कौन चलाता है, जैसे पार्ले जी, स्प्लेंडर बाइक, वैगन आर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। कोलगेट, इनका ऑलरेडी सैचुरेशन है, इन्होंने थम्स अप, कोका कोला, ये सब के सब प्रोडक्ट जितने बिकने थे उतने बिक रहे हैं, लेकिन वो लगातार एडवर्टीजमेंट इसलिए चलाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में एक रिमाइंडर जाता रहे कि हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, और उनको वो जो टारगेट ऑडियंस है वो प्रोडक्ट के भूले ना, कि हाँ उसको बार बार याद आता रहे कि हाँ मुझे यही बिस्किट लेना है, मुझे यही ड्रिंक पीनी है, मुझे यही बाइक खरीदनी है, मुझे यही कार, यही सबसे बेस्ट है। तो वो उसकी प्रेजेंस को दिखाता रहे कि ये प्रेजेंस बनी हुई है इस प्रोडक्ट की, अभी आउट नहीं हुआ मार्केट से, डिक्लाइन नहीं हुआ है, अभी भी पीक पे है। कोई नई ब्रांड या कोई नई सर्विसेज लेके आनी होती है तब वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन लेके आते हैं। ब्रांड अवेयरनेस करनी होती है किसी चीज़ के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, तो वो कैंपेन चलाते हैं। इम्पल्सिव बाइंग को प्रमोट करना होता है तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया जाता है ताकि लोग बाई करें, ज़्यादा बल्क में बाई करें। कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है कंपनी के बारे में लोगों को, तब एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ती है। कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए, लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्वायर करें, इसलिए कैंपेन चलाई जाती है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ये है, गुड एडवर्टाइजर होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से आपको अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन को डिज़ाइन करना है। उसकी जो नीड है वो प्रोडक्ट आपको उस तक पहुँचाना है। वो अगर सोशल मीडिया देख रहा है तो आपको टीवी पे ऐड नहीं देना है, ठीक है। अगर वो न्यूज़ चैनल देख रहा है तो आपको सास बहू वाले चैनल पे ऐड नहीं देना है, जो वो देख रहा है वहीं पे ऐड देना है। जितनी उसकी पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अपने मीडिया व्हीकल चूज करने हैं, उसके हिसाब का प्रोडक्ट उसको पिच करना है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, अपने प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर पाएंगे। आप अगर किसी मीडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने अगर मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, आपने BBA कोर्स किया हुआ है, तो आपकी जॉब जो है वो चलेगी, वो बहुत अच्छी से चलेगी। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, तो बहुत ग्रो करा पाएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लाइज इन डिसाइडिंग व्हाट एडवर्टाइजिंग शुड से एंड टू whom इट शुड से, वो क्या कहें और किसको कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। आपका मैसेज क्या होना चाहिए। फिर इन ऑल देयर इज अ नीड टू डू इज टू डिसाइड हु बाइज एंड यूज योर प्रोडक्ट एंड वाई। कौन आपका टारगेट ऑडियंस है, कौन आपका सामान खरीदता है, कौन आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद आखिरी लाइन, इन ऑर्डर टू स्पेंड मीडिया डॉलर्स वाइजली द एडवर्टाइजर मस्ट नो what they read or watch so that they will see your ads। अब आपको बीइंग अ एडवर्टाइजर ये पता होना चाहिए कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। क्योंकि वो अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहा है आप उसमें ऐड लगाइए, वो कोई चैनल देख रहा है आप उसमें ऐड चलाइए, वो कोई अगर वेब सीरीज देख रहा है आप उसमें ऐड चलाइए, वो कोई यूट्यूब चैनल देखता है तो आप उसमें ऐड चलाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या कर रहा है, जहां पे है वो वहीं पे उसको चीज दिखाइए। किसी मॉल पे जा रहा है वहां पे मॉल पे ऐड दिखाइए, कोई वो मूवी देखने जा रहा है, मूवी के स्टार्टिंग में अपना ऐड दिखाइए। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल मार्केटर बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि ये दोनों सीरीज जो है एडवर्टाइजमेंट के जो लेक्चर मैंने कल लिया, आज लिया, ये पूरी आपके एडवर्टाइजिंग को कवर कर रहा है, बेसिक्स को, और इसने साथ ही साथ सेल्स क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों पे भी प्रकाश डाला है। और इस लेक्चर को मैं अभी अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है उनको भी वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एडवांटेज मिले। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं दोनों। आप लोगों का समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।